वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। मैं एक नई रैम अपग्रेड करने का सोच रहा था, तो उससे पहले जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि मैं कौन सी रैम लूँ, मेरे पास ऑलरेडी कौन सी रैम लगी हुई है और अब मुझे कौन सी रैम लेनी चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बन गया मेरे लिए। क्योंकि सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही मैटर नहीं कर रही थी, कुछ और भी फैक्टर्स थे जो कि मैटर कर रहे थे। जैसा कि 3 डिफरेंट फैक्टर्स मेरे नज़दीक सामने आए, जिसमें नंबर 1 था रैम लेटेंसी, दूसरा था स्पीड इन मेगाहर्ट्ज़ जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और द थर्ड वन इज़ द कैपेसिटी, यानी जो आपकी स्टिक है वो कितने गीगाबाइट्स की है। तो यानी 3 फैक्टर्स लेटेंसी, स्पीड एंड कैपेसिटी आर द 3 फैक्टर्स which I see that they are playing their role in making RAM performance effective। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन सी रैम लगी हुई है। तो मैं लास्ट वीडियो में जैसे आपको बता चुका था कि सीपीयू एक सॉफ्टवेयर है, उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सी रैम लगी हुई है। मेरे सिस्टम में जो रैम लगी हुई है उसकी कैटेगरी है DDR4, और इसका जो साइज़ है वो 8 गीगाबाइट्स है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मैं गया था एसपीडी पे, और एसपीडी पे जाने के बाद मैंने यहाँ से देखा कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2133 मेगाहर्ट्ज़ है। ये जो आपको 2134 मेगाहर्ट्ज़ नज़र आ रही है। ये जो ब्रैकेट में आपको 1067 मेगाहर्ट्ज़ नज़र आ रहा है, ये मैं आपको आगे वीडियो में जाके बताऊंगा कि 1067 मेगाहर्ट्ज़ क्या चीज़ है। तो अभी हम एक और फैक्टर देख लेते हैं, जिसमें मेरे पास यहाँ पे कैश लेटेंसी शो हो रही है। कैश लेटेंसी आप नोट कर लें, यहाँ पे 15 क्लॉक्स है, और मेरे पास जो रैम है डी रैम फ्रीक्वेंसी 1066 के करीब शो हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको 2-3 सेकंड्स पहले बताया। आप अगर एक चीज़ नोट करें, ये जो मेरी एसपीडी फ्रीक्वेंसी है 2133, तो ये इसका हाफ है। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये कैसे हाफ है। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमारी जो रैम है वो DDR4 है, 8 गीगाबाइट्स है, 2133 मेगाहर्ट्ज़ है, और उसकी कैश लेटेंसी जो है वो 15 है। चलें इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी हमने जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी का बताऊं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपको शो कराने के लिए, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब वीडियो एडिट करूं तो उसके अंदर डाल दूं, यहाँ पर मैं अभी शो ना करूं। और अगर मैं आपको आसान जुबान में समझाना चाहूँ तो बेसिकली ये होता है कि हाउ मैनी ऑपरेशंस पर सेकंड रैम कैन डू, यानी कि एक सेकंड के अंदर रैम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है। तो ये तो हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अगर अपनी मैं उसी तरह की कैटेगरी लूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हमारी जो स्पीड है रैम की वो है 2100 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है कि 1 के आगे 6 जीरो, 1 के आगे 6 जीरो या 10 की पावर 6, ये मेगाहर्ट्ज कहलाते हैं। अब जो बंदा ये वीडियो देख रहा है यकीनन उसको मेगा का कंसेप्ट पता है। अगर हम इसको आसान जुबान में देखें तो इसका मतलब है मेरे पास 2100 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 हर्ट्स। यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 2.1 बिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, यानी कि हमारी 21 मेगाहर्ट्ज स्पीड की रैम 2.1 बिलियन ऑपरेशंस एक सेकंड के अंदर कर सकती है। यहाँ इस बात पे आपने ख्याल करना है, कर सकती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें सिंपल व्यू दूं, जैसे आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया होता है 6 MB पर सेकंड, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको 6 MB पर सेकंड स्पीड मिलेगी। इसका ये मतलब होता है कि मैक्सिमम बहुत अच्छी कंडीशन में आपका 6 MB पर सेकंड का कनेक्शन आएगा, 6 MB पर सेकंड आपको स्पीड मिलेगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह ये आपके पास जो रैम है 2.1 बिलियन ऑपरेशंस एक सेकंड में कर सकती है। तो अभी तक हमने क्या चीज सीखी? अभी तक हमने ये चीज सीखी
कि अब यहाँ से अगर मैं नोटपैड खोल लूँ आपके लिए ताकि थोड़ी-सी आपको क्लियर चीज़ें नज़र आएँ। यानी कि अभी तक हमने एक चीज़ सीखी, हमने सीखा कि हायर द मेगाहर्ट्ज़ का क्या मतलब है कि लेस टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट साइकल्स, ठीक है? यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितने ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ होंगे, उतना रैम कम टाइम लेगी अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए। देयरफॉर ये ज़्यादा स्टफ या ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, ये लेस टाइम। अब आप कह रहे होंगे कि ये लेस टाइम क्या चीज़ है? ये जो लेस टाइम है, ये क्या लेस टाइम है? इस लेस टाइम का रिलेशन होता है टाइम पीरियड के साथ। अगर हम टाइम पीरियड की डेफिनेशन देखें, ये जो हम हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टी इज़ 1 बाय एफ, यानी कि जो आपका टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट है। यानी कि 1 से अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें तो वो आपके पास टाइम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी को मैं डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी 1 डिवाइडेड बाय 2133 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये मैं अपने पास कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आंसर यहाँ पे शो करा देता हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाय 2133 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है 4.68 इंटू 10 की पावर -10, यानी 4.68 इंटू 10 की पावर -10। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं नैनो में, तो ये 0.468 नैनो सेकंड्स बनते हैं। कैलकुलेशंस आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमें टाइम का भी अंदाज़ा हो गया और यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, जितनी हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास उतना जो टाइम है वो नैनो सेकंड्स में बेहतर आएगा, कम आएगा। अब यहाँ तक तो हमारी सारी जो स्टोरी है वो क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक स्टोरी आपको सारी समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ हमने देखी थी, यहाँ पे अगर मैं CPU Z खोल लूँ और आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1064 आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये 1064 क्या है? अगर मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाऊं तो 2133 का अगर हम हाफ करें तो बनता है 1067 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये भी मेगाहर्ट्ज में थी, यानी कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये उसका हाफ है। जो आपको 1067 है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास रियल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, या हम इसे कहते हैं रियल क्लॉक रेट। ये जो हमारे पास ये चीज़ कहलाती है, हम इसे कहते हैं रियल, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, रियल क्लॉक रेट, या हम इसे रियल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर इसको हम देखें तो ये होती है आपके पास 1/2 ऑफ रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो रेटेड फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी थी? 2133। मैं आगे यूनिट नहीं लिख रहा, तो इसका 1/2 क्या हो जाएगा? तो इसका 1/2 आपके पास हो जाएगा 1067 के करीब। ठीक है, 1067 मेगाहर्ट्ज के करीब इसका हाफ हो जाएगा। तो इसकी रियल फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 1/2 ऑफ द रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो रियल फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 1067 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, ये आपके पास रियल फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। अगर मैं आपको ये बॉक्स में दिखाऊं तो ये आपके पास रियल फ्रीक्वेंसी है। तो यहां तक तो आपके पास चीजें सारी क्लियर होगी। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ गया होगा कि ये हाफ क्यों कर रहे हैं? तो ये भी आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि हाफ हम क्यों कर रहे हैं?
इट्स क्वाइट सिंपल, कोई मसला नहीं, मैं आपका आंसर दूंगा। जो आजकल की हमारी जितनी रैम है वो 2 पीसेस ऑफ डाटा को प्रोसेस करती हैं एक साइकिल में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन टुडे और इन द लेटेस्ट जनरेशंस द रैम प्रोसेसेस 2 पीसेस ऑफ डाटा पर साइकिल। यानी कि 2 पीसेस ऑफ डाटा को प्रोसेस करती है हर साइकिल में हमारी रैम। इसी वजह से जो हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं डीडीआर। ठीक है, आपने डीडीआर सुना होगा, तो अब आपने कहा होगा कि डीडीआर काफी टाइम से यूज हो रहा है, तो डीडीआर कहलाता क्या है? तो बेसिकली डीडीआर जो आपके पास कहलाता है वो डीडीआर से मुराद है डब डबल डाटा रेट। ठीक है, डबल डाटा रेट। तो डबल डाटा रेट की एब्रीविएशन है डीडीआर, यानी डीडीआर की एब्रीविएशन है डबल डाटा रेट। यानी कि ये प्रोसेस करता है डबल द डाटा, यानी आपका जो 2 टाइम्स ऑफ डाटा है वो एट अ टाइम प्रोसेस हो रहा होता है। तो हमने यहां से देखा कि आपकी जो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हुई? इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी थी आपकी 2133 मेगाहर्ट्ज। ऑल्दो वी आर शोइंग विद 1067 मेगाहर्ट्ज, लेकिन हमारी इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी तो 2133 मेगाहर्ट्ज ही रहेगी ना, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात की है वो ये बात की है कि जो आजकल की रैम्स हैं इट दे प्रोसेसेस 2 पीसेस ऑफ डाटा पर साइकिल। ओके, या अगर आप कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि टुडे रैम प्रोसेसेस 2 पीसेस ऑफ डाटा पर साइकिल। तो यहां तक तो आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी, तो यहां तक तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो यहां तक सीखने के बाद आपको एक चीज का अंदाजा हुआ होगा कि आपने यहां तक ये आइडिया लगा लिया होगा कि हायर फ्रीक्वेंसी विल गिव बेटर परफॉर्मेंस। आपने अभी तक ये अंदाजा डेफिनेटली लगा लिया होगा कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा आपके पास बेटर परफॉर्मेंस आएगी। तो इसके लिए हम लोग गलत सोच रहे हैं। हमने नंबर 1 स्टेप में क्या देखा? फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 स्टेप में अभी हम देखेंगे लेटेंसी। ठीक है, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पे? हम देखेंगे लेटेंसी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कैश लेटेंसी। ठीक है, आप एब्रीविएशंस में हम नहीं जाते कि कैश लेटेंसी क्या होती है, लेकिन आप यही सोचें कि कैश लेटेंसी होती है। तो कैश लेटेंसी होती क्या है? अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन में बताऊं तो कैश लेटेंसी आपके पास नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स होते हैं, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स बिटवीन जब आपका सीपीयू रैम को रिक्वेस्ट सेंड करता है और आपकी जो रैम है वो उसके रिक्वेस्ट के नतीजे में एक एक्शन परफॉर्म करती है या ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो इस दौरान जो आपके पास टाइम लगता है तो वो आप उसको कहते हैं कैश लेटेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहां से एक माउस का क्लिक किया और वो कितने देर बाद क्लिक ने वो ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये भी एक लेटेंसी है। तो यहां तक तो आपको चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। हमें एक चीज समझनी होगी कि जो परफॉर्मेंस होती है रैम की वो इक्वली डिपेंडेंट होती है कैश लेटेंसी पे। कैश लेटेंसी बेसिकली ये टाइमिंग्स ऑफ रैम होती हैं, टाइमिंग ऑफ रैम हम बोलते हैं कैश लेटेंसी को। अभी हम एक चीज समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कैश लेटेंसी है, अगर हम इसे बोलें कैश लेटेंसी, अगर हमारे पास कैश लेटेंसी 5 है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 5 क्लॉक साइकिल्स का डिले आएगा जब रैम रिक्वेस्ट को लेगी और डाटा या जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके वापस अपनी वापस भेजेगी। यानी कि देयर इज अ 5 क्लॉक साइकिल्स डिले between when RAM gets the request and sends back performed operation। ठीक है, ये मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं ताकि आप लोगों की बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए कि अगर मैं उर्दू में अच्छा आपको ना समझा सकूं तो।
अभी यहाँ तक तो हमें एक चीज़ समझ आ गई कि अगर मैं यहाँ से ये रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ गई कि हमारे पास जो लेटेंसी है, लेटेंसी इज़ द डिले इन नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स। यहाँ तक तो आपको चीज़ क्लियर होगी। यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं है। यानी कि जितना क्लॉक साइकिल्स छोटे होंगे, अब ये बात आपने गौर से सुननी है। द शॉर्टर द क्लॉक साइकिल्स, यानी जितने क्लॉक साइकिल्स छोटे होंगे, इट मीन्स वी हैव हायर फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतने वो कम क्लॉक साइकिल्स लेगी ना। मैं आपको दोबारा बताता हूं। द शॉर्टर द क्लॉक साइकिल विच इज हायर फ्रीक्वेंसी, द शॉर्टर द डिले, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही कम आपके पास डिले होगा। अगर हम देखें यहां से समझने की कोशिश करें, तो अगर ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ये येलो में कलर चेंज कर लूं, कम से कम ऑरेंज ही कर लें, कि अगर मेरे पास जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मेरे पास ज़्यादा होगी, यानी कि मेरे पास जितना क्लॉक साइकिल्स कम है, यानी जितने क्लॉक साइकिल्स कम है, या मैं बोलूं जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास जो डिले है वो उतना ही कम होगा। यहाँ तक तो आपको इनका आपस में रिलेशन जो है वो समझ आ गया इनका। ठीक है, ये मैंने वैसे ही कुछ सिंबल बना दिए इनका रिलेशन शो करने के लिए। ये वैसे इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है फ्रीक्वेंसी के और डिले के दरमियान। ठीक है, तो ये इसको 1/u लिखते हैं, 1/d। अगर मैं आपको आसान जुबान में समझाऊं तो इस तरह हम लिखते हैं इसको कि फ्रीक्वेंसी और डिले का आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, यहां तक तो हमारी चीज हो गई क्लियर। यहां तक तो हमें कोई अभी तक मसला नहीं है। यानी कि हमने देखा कि हायर फ्रीक्वेंसी, विद हायर फ्रीक्वेंसी द डिले वुड बी शॉर्टर। हमने देख लिया कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी डिले को कम होना चाहिए। लेकिन बाज औकात ऐसा भी होता है कि यहाँ पे अगर मैं समझाऊं, इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ द डिले वुड बी शॉर्टर इवन इफ द लेटेंसी नंबर इज सेम। बाज औकात ऐसा होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो डिले आपके पास कम होता है, इवन आपके पास लेटेंसी नंबर सेम है। ये बात मैं आपको थोड़ी सी अभी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इसकी मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ये आपके पास एक मैं सेपरेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अभी टेक्स्ट आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, ये बात आपने बहुत गौर से आपने समझनी है। ठीक है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 1000 मेगाहर्ट्ज की। ठीक है, और आपके पास जो टाइम या क्लॉक पीरियड जो है, अगर मैं इसे लिख लूं, अगर मैं इसे यहाँ पे क्लॉक पीरियड लिखूं तो वो है आपके पास 1 नैनो सेकेंड का। ठीक है, ये कैसे आया है, आपने सिंपली आपने फ्रीक्वेंसी को आपने डिवाइड किया है ना। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास टी आया है, वो टी कैसे आया, टी इज बेसिकली 1/f। तो ये आपने यहाँ से क्लॉक पीरियड निकाल लिया। नेक्स्ट चीज, अगर आपके पास कैश लेटेंसी अगर आपको गिवन है 10 की, कैश लेटेंसी 10 का मतलब है आपके पास 10 क्लॉक साइकिल्स हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इट मीन 10 क्लॉक साइकिल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपके लिए। ठीक है, 10 क्लॉक साइकिल्स हैं और इसको बाजुकात ये लिखा होता है CL10 लिखा होता है। ठीक है, मैं बीच में डैश डाल देता हूँ, CL10 आपकी आसानी के लिए। यहां तक क्लियर होगी बात। अब इस सारी बात का मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स टाइम है रैम का, इसका मतलब है कि इफेक्टिव रिस्पॉन्स टाइम ऑफ रैम जो होगा आपके पास, वो इक्वल्स होगा, क्या होगा, 1 नैनो सेकेंड मल्टीप्लाई विद 10। बिल्कुल ठीक आप पहुंचे। तो ये आपके पास आएगा 20 नैनो सेकेंड्स।
सॉरी ये 10 नैनो सेकंड्स आएगा, यानी आपका 1 नैनो सेकंड 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 10 नैनो सेकंड्स आ गया। यहां तक तो आपको सारी चीज क्लियर हो गई। मैं देखता हूं अगर यहां से ये कॉपी हो सके तो नहीं, ये कॉपी नहीं हो सकता, तो अब इसको हम दोबारा थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखते हैं। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगा हूं, फ्रीक्वेंसी जो है वो 2000 मेगाहर्ट्ज मैंने कर दी है, और इसका फिर जो आपके पास क्लॉक पीरियड निकलेगा या टाइम पीरियड निकलेगा वो क्या होगा, 0.5 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, और अगर आपको इसकी जो कैश लेटेंसी है CL20 दी हुई है, और अब अगर आप इसका यहाँ पे इफेक्टिव रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं, अगर आप यहाँ पे इसका इफेक्टिव रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं, तो वो आपके पास निकलेगा 0.5 नैनो सेकेंड्स मल्टीप्लाई विद 20। तो इसका आंसर आपके पास आएगा, क्या आंसर आएगा आपके पास, 10 नैनो सेकेंड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों सेट्स जो है रैम की उनकी परफॉर्मेंस सेम है। जी बिल्कुल, इसका यही मतलब हुआ। जनरली जो हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी होती है रैम्स की, उनकी प्राइस काफी ज्यादा होती है, लेकिन आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि उसकी कैश लेटेंसी कितनी है। अब देखें, अगर आपके पास एक 2000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आपके पास एक रैम है, लेकिन उसकी कैश लेटेंसी 20 है, तो वो आपको परफॉर्मेंस उतनी ही देगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 1000 मेगाहर्ट्ज है, लेकिन उसकी कैश लेटेंसी जो है वो 10 है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब मैं आपको अपनी कैश लेटेंसी भी अपने DDR4 के हिसाब से कैलकुलेट करके बताता हूँ। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। आपने यहाँ से एक टेबल आपने देख लेना, मैं इसको डिलीट कर दूं जो कुछ मैंने लिखा है स्क्रीन पे। हाँ जी, अब आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं। आपको मैंने 2-3 चीजें बताई थी, वो आपने गौर से समझ लेनी है। जो कैश टाइमिंग है वो मेरे लैपटॉप में थी 15, वो मैंने आपको दिखाई थी। दोबारा कहते हैं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, कैश लेटेंसी कितनी है, CL15, तो मेरे लैपटॉप की 15 है कैश लेटेंसी। और मेरे लैपटॉप में जो रैम थी, रैम की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2133, और उसकी जो रियल फ्रीक्वेंसी थी 1067 थी, 1066.5। और अब मैं इस लिहाज से जो मेरे रैम का ट्रू लेटेंसी रेट निकलता है वो 14.06 निकलता है। अब ये जो हाईलाइट हुआ है 11.25, ये क्या है, ये क्या बला है, इसको जरा देखते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो कैश लेटेंसी जो DDR4 है, मैं आपको आसान जुबान में समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखाता हूं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि मेरे लैपटॉप की 14.06 कैसे आती है, और ये जो आपके पास 11.25 मार्क हुई हुई है, इसका क्या मतलब है। तो ये मैं आपको समझाता हूं। अब आपने एक फार्मूला नोट कर लेना है। फार्मूला होता है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा लिख लें कि रियल क्लॉक जो होती है आपके पास, वो होती है, मैं आपको ये बता चुका हूं, हाफ ऑफ रेटेड क्लॉक। ठीक है, और आपके पास जो साइकिल पीरियड आता है वो आता है 1/f का। ठीक है, ये भी आपके पास चीज क्लियर होगी। और रिस्पॉन्स टाइम जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास पीरियड को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लॉक लेटेंसी के साथ। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद कर रहा हूं कि सारा स्टफ जो है वो क्लियर होगा। ये मैं यहीं पे फार्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। यहां तक हमारी चीज क्लियर हो गई। अब मैं इसको अपने उसके हिसाब से मैप करता हूं। मैं यहां से इसका कलर चेंज करता हूं, और कलर में कर देता हूं ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब मैं वैसे यहां से थोड़ा सा इधर आ जाता हूं। हाँ जी, अब मेरा जो यहाँ पर है रियल क्लॉक, तो वो है
हाफ ऑफ द रेटेड क्लॉक, तो हाफ ऑफ रेटेड क्लॉक कितनी हो जाएगी 1067 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर होगी। तो ये जो साइकिल पीरियड है ये कितना हो जाएगा, यानी कि साइकिल पीरियड कितना हो जाएगा, साइकिल पीरियड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1067 मेगाहर्ट्ज। तो ये कितना बनेगा, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, तो ये आपके पास बन जाएगा 9.37 इंटू 10 की पावर -10, 9.37 इंटू 9.372 कर देते हैं इंटू 10 की पावर -10। यहां तक तो आपकी चीजें हो गई क्लियर। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया साइकिल पीरियड का। अब आपने निकालना है भाई रिस्पांस टाइम। तो रिस्पांस टाइम कितना आया आपके पास, पीरियड इनटू सीएल। तो सीएल मैंने आपको शो कराया था कि सीएल मेरा कितना था, मैं आपको यहां से सीएल अगर दिखा दूं सीपीयू जी से, तो सीएल हमारे पास जो था वो 15 था। तो यहां तक तो हमारे पास चीज क्लियर हो गई कि सीएल हमारे पास 20 था, 15 था। तो रिस्पांस टाइम होगा, पीरियड मेरे पास आया है ये वाली वैल्यू, यानी 9.372 इंटू 10 की पावर -10, और ये आपकी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 15 के साथ। तो इसका रिजल्ट अभी हम देख लेते हैं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 15 करता हूं तो इसका रिजल्ट आता है 1.405 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, तो ये तकरीबन बनता है, अगर हम इसको देखें तो ये रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं। तो ये हमारे पास बनता है 1.406 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, यहां तक तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें क्लियर आ गई आपके पास। अब मैं अगर अपने ब्लॉक में जाऊं तो आप देखें कि ये आपको जो 14.06 दिया हुआ है ये आपको नैनो सेकंड में दिया है, और मैंने आपको 10 की पावर -8 में कैलकुलेट करके दिया है। जब आप इसको नैनो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 14.06 बन जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं टेक्स्ट में जाके, तो ये बनेगा 14.06 नैनो सेकंड। तो यहां तक तो आपकी सारी स्टोरी क्लियर हो गई कि मेरे लैपटॉप के हिसाब से ये जो ट्रू लेटेंसी रेट है वो 14.06 नैनो सेकंड आया है। तो यहां तक तो सारी आपके पास चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो इन्होंने मार्क किया हुआ था इसका क्या मतलब है। यानी ये जो इन्होंने मार्क किया हुआ है कि 11.25, इसका मतलब ये है कि जो मार्केट के अंदर अभी जो रैम्स अवेलेबल हैं जिनका लेटेंसी रेट 11.25 आ रहा है, these ones are the considered as best, यानी these ones considered best RAMs available in the market as of now। DDR4 की ये मैं बात कर रहा हूं, यानी कि जिनकी हमारे पास जो कैश लेटेंसी है वो 12 है, यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज, और कैश लेटेंसी अगर आपके पास 12 है तो ये रैम आपके पास DDR4 में सबसे बेस्ट रैम है। तो आपने देखना है कि मैंने जो इतनी सारी आपको स्टोरी बताई कि वैल्यूज कैलकुलेट भी कैसे हुई, मैंने आपको यहां तक भी बता दिया कि ये वैल्यू कैसे आई। आपने ये उसी तरह कर लेना है, यानी आपने देखना है कि कैश लेटेंसी अगर उस रैम की 12 है और फ्रीक्वेंसी 2133 है, यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखना है। अगर 2133 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो आपने कैश लेटेंसी देखनी है। कैश लेटेंसी 12 है तो सबसे फास्टेस्ट है। अगर आपने बहुत भी लेनी है रैम आपको नहीं मिल रही तो आपने 16 17 18 पे नहीं जाना, तो मिनिमम आपने जाना है 14 पे, यानी कि ये वाला एरो जो है, यानी आपने मिनिमम 14 या 15 के ऊपर जाना है। तो मुझे जब मिली थी तो मुझे तो ये 14 के ऊपर नहीं मिली थी, 15 पे इजीली मिल गई थी, तो मैंने 15 के साथ ले ली थी, यानी 15 कैश लेटेंसी के साथ, जो कि 14.06 का लेटेंसी रेट देती है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी,
और मैं थोड़ी-सी आपको एक नई चीज़ बता दूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप मार्केट में जाते हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं और वो आपको शॉपकीपर कहता है कि मेरे पास 2133 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है और वो है 8 जीबी की जो इसकी स्टिक है वो है मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 रुपीज़ की, ठीक है? ये 5000 पाकिस्तानी रुपए मैंने लिखे हैं। और एक और शॉपकीपर है, वो आप उसके पास जाते हैं, वो कहता है कि 23 मेगाहर्ट्ज़ की जो मेरे पास रैम है, 8 जीबी स्टिक की, वो मेरे पास है 6000 की, ठीक है? अब आप देखें, अगर इसकी जो पॉइंट अगर ये वाली जो रैम है, ये वाली, अगर इसकी कैश लेटेंसी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आ रही है इसको आप समझेंगे ये कैश लेटेंसी वाली है अ ये है आपके पास 12 पॉइंट समथिंग यानी मैं ग्राफ से देख लेता हूँ। यानी यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि कैश लेटेंसी कितनी आ रही है मेरे पास। यहाँ से मैं थोड़ा देख लूँ 14.06 वाली किधर गई? यानी 17 और जस्ट अ मिनट मुझे 1 मिनट दें आप। 13.13 ठीक है? यानी कि ये जो कैश लेटेंसी ये जो इसकी आ रही है यानी ये जो रैम है इसकी कैश लेटेंसी आ रही है फॉर एग्ज़ाम्पल 12.13 और जो 5000 रुपए वाली है इसकी जो कैश लेटेंसी आ रही है वो आ रही है 11 पॉइंट समथिंग 11.05 जो भी है। तो अब आप यहाँ पे ज़रा फ़ायदा उठाएँ, तो आपको ये बहुत अच्छी रैम मिल रही है। यानी इसकी कैश लेटेंसी भी कम है, कीमत भी कम है। लेकिन अगर ये चीज़ उल्टी हो, अगर ये 12.13 अगर ये इसकी हो और ये इसकी कैश लेटेंसी हो, तो डेफ़िनेटली आप 6000 रुपए दे के 11.05 कैश लेटेंसी वाली रैम लेंगे ऑल्दो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की। यानी 2133 मेगाहर्ट्ज़ के साथ कैश लेटेंसी कम है और वो 6000 रुपीज़ में मिल रही है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप 11.05 कैश लेटेंसी वाली लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर कर दी होंगी कि जब भी आपने लेने जाना है रैम को, तो आपने कोशिश करना है कि सिवाय फ्रीक्वेंसी के आपने उसकी कैश लेटेंसी भी देखनी है। तो ये सारे फैक्टर्स डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। जब आप चीज़ खरीदने जाएँ तो आप कोशिश करें कि रिसर्च करें। कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं, आप लैपटॉप लेने जाते हैं, कुछ आप लेने जाते हैं, आपने उस चीज़ के बारे में रिसर्च करने जाना है। आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आपने शॉपकीपर से ये नहीं कहना कि मुझे ये चीज़ दो अपनी मर्ज़ी की दे दो। तो वो तो आपको वही चीज़ देगा जिसको उसको मैक्सिमम प्रॉफ़िट हो रहा है। आपने कोशिश करनी है कि वो चीज़ लेनी है जिस पे आपने रिसर्च की हो, तो आप डायरेक्टली जाएँ और कहें आई वांट टू बाय दिस थिंग। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ली होंगी, तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।